Assalamu alaikum everyone. I hope you would be doing great and well. So here we are going to discuss a new topic, which is background of the novel Joseph Andrews. Let me tell you first this part, the background of the novel. It is actually third part, or maybe you can say that it is also a part of the biography of Henry Fielding, because we are going to discuss that how he wrote this novel and what was his aim behind it. So let's continue this topic. So this novel is written by Henry Fielding, and we are going to discuss the background of this novel. So Henry Fielding's first venture into prose fiction came a year previously with the publication in pamphlet form of Pamela. यानी कि फील्डिंग का जो एक कह लें कि सफर था प्रोज फिक्शन की तरफ, वो कुछ साल पहले ही कहते हैं कि हमारे सामने आया। यानी कि उसकी डेथ के बाद की बात है ये, हमारे सामने कुछ साल पहले ही आया। इसके साथ जो पब्लिकेशन हुई पामेला पामेला की इन पम्फलेट फॉर्म ऑफ पैमेला, यानी कि एक फोल्डर फॉर्म में जब पैमेला की पब्लिकेशन हुई उस नॉवल की, और एक पैरोडी हमें देखने को मिली, तो उस फॉर्म में हमें जो है उसके रिस्पॉन्स में जब इसने लिखा तो हमें उसका नजर आया कि फील्डिंग्स ने प्रोज फिक्शन को किस तरह से ब्यूटीफुल नॉवल में दिखाया। डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द स्टाइलिस्टिक फेलिंग, उसका ये कहना था कि जो पैमेला है, ये एक जो उसका फन क्रिएट करते हुए उसने कहा कि उसने अपना जो नॉवल लिखा जोसेफ एंड्रयूज, उसने कहा कि ये एक पैरोडी है इसकी, ठीक है। उसने कहा कि ये इसमें स्टाइलिस्टिक जो फीलिंग्स हैं, इसने उसको वो कहा है कि इसमें वो स्टाइल नहीं है। लाइक इसमें एक चीज को क्रिटिसाइज किया गया है, दूसरी चीज को फेवर दिया गया है। तो वो इस चीज के जो है ना, इस चीज को पैराडाइज करना चाह रहा था। एंड मॉरल हिपोक्रेसी दैट फील्डिंग सा इन रिचर्डसन्स पैमेला, जो कि उसने इस नॉवल में मॉरल और सोशल हिपोक्रेसी देखती थी, ठीक है, उस चीज को इसने क्रिटिसाइज किया। तो ये सारा जो पार्ट है ये हमें उसकी पब्लिकेशन हुई थी जो उसके नॉवल की जोसेफ एंड्रयूज की, और उसके बाद के जब पैम्फलेट पब्लिश हुए थे, हमें ये सारी चीजें जो है ना, इसकी पैरोडी और पैमला पे जो क्रिटिसिज्म है वो सारा नजर आता है। और Richardson's Tale of an Unbendable Servant Girl। रिचर्डसन ने जो एक टेल लिखी है, एक स्टोरी लिखी है, एक ऐसी सर्वेंट गर्ल की, पैमेला की, जिसमें उसने पैमेला को इस तरह से बताया है कि वो एक ऐसी लड़की है जिसको अनबेंडेबल होता है कि किसी को अपने तौर पे झुकाना, किसी काम की तरफ झुक जाना, ठीक है, नॉट एबल टू बी चेंज, जिसे आप चेंज ना कर सकते हो, जिसे आप अपने तौर तरीके से या किसी भी मोटिवेशन से उसे झुका ना सकते हो, ठीक है। एक डिटर्मिन्ड लड़की, ठीक है। तो उसकी एक स्टोरी है, ये बताएंगी है। आर्म्ड ओनली विद हर virtue, battling against her master's attempts of seduction। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने मास्टर के यानी अपने मालिक के जो उनका अटेम्प्ट ऑफ सेडक्शन था, जो फिजिकली और सेक्सुअली उसको अब्यूज करने की कोशिश की थी उसने, उसके अगेंस्ट उसकी एक बैटल उसने जो है ना, वो एक बहुत ही ब्रेवरी के साथ उसने लड़ी, ठीक है, अपने आप को बचाया, ठीक है। तो एक तरफ हमें उसकी नजर तो आता है कि उसने बहुत ब्रेवरी शो की अपनी, और अपने मास्टर के अगेंस्ट उसका खड़े हो जाना, उसकी विर्च्यू, उसकी प्योरिटी दिखाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो एक रीडर को नजर आते हैं, या दूसरे राइटर्स ने इस पे क्रिटिसिज्म करते हुए कुछ चीजें पॉइंट आउट की। उस लिहाज से इसको जो है ना, उसके बाद फिर हेनरी फील्डिंग ने इसको पैरोडी का नाम दिया, वो पैरोडी इस पे की, ठीक है। सो attempts of seduction had become an overnight literary concession in 1741। 1741 में ये उसका नॉवल पब्लिश हुआ था, सैमुअल विल्सन का। तो उस टाइम पे ये जो चीजें इस नॉवल में देखी गई थी,
ये एक लिटरेरी सेंसेशन बन गया था। सेंसेशन होता है कि एक बहुत ही कहने के लार्ज, कहने के अमेजिंगली, मतलब इसको बहुत ज्यादा उस टाइम पे कुछ लोगों ने पसंद भी किया। लाइक ये बहुत ज्यादा पॉइंट आउट हुआ था, ठीक है, हायर लेवल पे, कि कुछ कहीं पे क्रिटिसिज्म था, कहीं पे इसको पसंद किया जाने लगा था। द इम्प्लिसिट मॉरल मैसेज, इम्प्लिसिट कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, परसेप्शन को, आइडिया समझना किसी चीज का। मॉरल मैसेज that a girl's chastity has eventual value as a commodity as well as the awkwardness of the form in dealing with ongoing events, and the triviality of the detail which form the necessities were some of the main targets of Fielding's parody. यानी कि the implicit moral message that a girl's chastity has eventual value as a commodity. कॉमोडिटी कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक होना, या कुछ आइटम्स को, मटेरियल्स को ऐड करना उसमें, ठीक है, टुगेदर, मतलब उन बहुत सारी चीजों को एक उनका जो वॉल्यूम है या उनकी जो क्वांटिटी है कुछ आइटम्स को ऐड करना, ठीक है। तो जो चेस्टिटी का जो पार्ट है, जो उसका मटेरियल उसने ऐड किया था, एज वेल एज द awkwardness of the form in dealing with ongoing events, जिन ongoing events को उसने नॉवल में ऐड किया है, उनसे जिस तरह से डिलीट किया है, जो कि बहुत ही देखने में और पढ़ने में कुछ क्रिटिक्स को awkward लगा था। एंड द ट्रिविलिटी ऑफ द डिटेल, ट्रिविलिटी कहते हैं अनइम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं, आम सी चीजें जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस ना हो, ऑफ द डिटेल विच फॉर्म द नेसेसिटीज, कुछ ऐसी चीजें जो बाद में उसने अनइम्पोर्टेंटली ही उसको ऐड किया, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये कुछ लाइक कहना कि उनकी कुछ वैल्यू रखता था। What some of the main targets of Fielding's parody, इन सारी चीजों को जो दूसरों के लिए शायद जरूरी थी या अट्रैक्टिव थी, जो उसने इम्प्लिसिट मॉरल मैसेज उसने ऐड किया, जो चेस्टिटी, गर्ल्स की चेस्टिटी को उसने इवेंचुअली ऐड करने की कोशिश की, और जिस तरह से उसने इवेंट्स को डील किया, और स्पेशली जो उसने एक कैरेक्टर के थ्रू कुछ वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश की, वो सारे जो है ना, इन सब चीजों को उसने टारगेट बनाया फील्डिंग्स ने, ठीक है। एक पैरोडी, अपने नॉवल के थ्रू उसने एक पैरोडी शो किया। इन चीजों को उसने कैसे टारगेट किया, मॉरल वैल्यूज के थ्रू, सोशल वैल्यूज के थ्रू, कैरेक्टर्स, मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के थ्रू। उसने मेल कैरेक्टर्स को भी बुरा बताया है, और फीमेल जहाँ पे उनकी नेगेटिविटी है वो भी उसने अपने नाम में शो किया है। उसका बेसिक एम ये था कि सैमुअल रिचर्डसन के नावल को वो जिस तरह से उसने क्रिटिसाइज किया, उस तरह से वो एक साबित करके दिखाना चाहता था कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो इस तरह से है, मतलब सच हो सकता है, यानी कि वो रियलिटी पे लिखना चाह रहा था। लेकिन रिचर्डसन का जो नावल है, ये इसमें रियलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि फील्डिंग का कहना था कि रियल लाइफ में ये एस्पेक्ट्स जो हैं, इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की मॉरल वैल्यूज, उसकी सोशल वैल्यूज उसके साथ साथ चलती हैं, और ये किस तरह से क्यों मैटर करती हैं, ये सारा उसने जो है ना अपने नॉवल में डिस्कस किया है, जो कि सैमुअल जैक्सन के जो पैमेला नॉवल है उसमें नहीं था। हेनरी फील्डिंग पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल इन 1742। उसका पहला नॉवल 1742 में उसने पब्लिश किया था, एट अ टाइम व्हेन ही वाज नियरली पेनीलेस। पहला नावल जो उसको पब्लिश हुआ था यही हुआ था, जोसेफ एंड्रयूज, और उस टाइम पे वो तकरीबन कहने के बिल्कुल उसके पास जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, बहुत उसके पास पेनीलेस होता है कि पैसों की कमी, या कहने के एक रुपया भी उसके पास जो है ना वो बचा नहीं था। इस तरह से उसकी कंडीशन थी, पुअर कंडीशन, और उसकी मजबूरी क्या थी कि वो अपना उससे इलाज करवाना था, उसकी बीवी का, उसकी बेटी भी बीमार, ठीक है, एंड एक्सपेक्टिंग द डेथ ऑफ हिज यंग डॉटर एंड बिलव्ड वाइफ। दोनों की डेथ, दोनों इस तरह से इस हद तक बीमार थी कि दोनों को उनकी हालत देख के पता चल रहा था कि शायद ये मतलब दे आर अबाउट टू डाई। तो उस टाइम पे इसके पास पैसे नहीं थे कि ये उनका इलाज करवा सके या ऐसा चीज, तो फाइनेंशियल प्रेशर उसके पास उस टाइम उस पे बहुत ज्यादा था।
और उस फाइनेंशियल प्रेशर में इसने ये जो नॉवल लिखा। जोसेफ एंड्रयूस was then as a response to personal and financial pressures, but it was equally a response to that great literary event of 1740। कहते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रेशर में ही उसने ये एक जो है जो नॉवल लिखा है, ये एक फाइनेंशियल प्रेशर के और उसके जो पर्सनल इश्यूज हैं उसके रिस्पॉन्स में ये लिखा उसने। यानी कि फाइनेंशियल प्रेशर प्रेशर किस तरह से, एक उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, सोशल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज जिस तरह से उसने क्रिटिसाइज किया है वो इस वजह से किया है क्योंकि वो खुद उस टाइम डिप्रेशन में था। तो इन चीजों को उसने बहुत ही बारीकी के साथ हर कैरेक्टर में जो है ना वो डाला। तो ये इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर के में तो था, लेकिन ये एक रिस्पॉन्स जो है ना, फाइनेंशियल प्रेशर का ही एक रिस्पॉन्स है उसका ये नॉवल, ठीक है। बट इट वॉज इक्वली अ रिस्पॉन्स टू दैट ग्रेट लिटरेरी इवेंट ऑफ 1740। 1740 में जो ग्रेट लिटरेरी इवेंट हुआ था, लिटरेरी इवेंट्स वो होते हैं जहाँ पे राइटर्स के बहुत सारे नॉवेल्स और उनकी जो राइटिंग हैं उनको जो है उस पर डिबेट होती है, इसके बारे में वोट किया जाता है, उसके उस पे डिस्कशन होती है और फिर जो बेस्ट नॉवल होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये इवेंट्स होते हैं इनके। द पब्लिकेशन ऑफ सैमुअल रिचर्डसन मच डिबेटेड एंड ऑफ्ट satirized पैमेला, जो जिसमें पब्लिकेशन जो हुई थी सैमुअल रिचर्डसन का जो नॉवल था पैमेला, उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट की गई थी और ऑफ satirized जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाने, ठीक है, उस पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी और ये इवेंट हुआ था 1740 में। तो इस इवेंट के रिस्पॉन्स में भी इसको एज अ रिस्पॉन्स समझा जाता है कि ये इस इवेंट का एक रिस्पॉन्स था। जोसेफ एंड्रयूस इज इन सम वेज कंटिन्यू दिस स्टाइरिकल वर्क दैट शर्मिला बिगिन। शर्मिला भी इसको कहा जाता है और पैमेला भी कहा जाता है इसमें, ठीक है, नेम, ये दोनों नेम यूज किया जाता है इसके लिए। दैट शर्मिला बिगिन, उसने अपना वो जो स्टाइरिकल वर्क अपना जो एक कंटिन्यू किया थिएटर के बाद से, उसकी वजह ये कैरेक्टर था ये नॉवल। Joseph Andrews in some ways continues the satirical work that Shamila began. It means उसने अपना स्टाइरिकल वर्क वहां से शुरू किया, कंटिन्यू किया जहां से ये कैरेक्टर जो पामला नॉवल है इसके थ्रू जो है, उसके बाद जो उसने अपना ये जो कहने हिस्टोरिकल वर्क था उसकी वजह से कंटिन्यू किया आपने। पहले वो थिएटर में जो है उसे पॉलिटिक्स पे और जो इस तरह के फेमस लोग थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन पे उसने जो है वो क्रिटिसिज्म किया था और उस पे जो है आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे। बट विद इट्स ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेम्पोरेरी रेफरेंस, कंटेम्पोरेरी कहते हैं कि करंट जो रेफरेंस है वो, यानी कि उसने जितने भी अपने टाइम के जो करंट सिचुएशन थी, जो उस टाइम की कंडीशन थी, उसके रेफरेंसेस उसने जो है ना वो बहुत ज्यादा एक एक बहुत बड़ी रेंज में ऐड किए हैं। एंड इट्स सेल्फ कॉन्शियस पोजिशनिंग अबाउट लॉन्ग स्टैंडिंग लिटरेरी एंड मॉरल ट्रेडिशंस, जो मॉडर्न मॉरल ट्रेडिशंस हैं लिटरेरी, जो लंबे अरसे तक जो है जिसमें एक लिखा लिखा जाता रहा जिन पे मॉरली और रेफरेंसेस ऐड करके और सेल्फ कॉन्शियस पे, इन चीज़ों पे जो लिटरेरी वर्क जो है कंटिन्यू रहा, उस ट्रेडिशन को उसने फॉलो किया। जोसेफ एंड्रयूस clearly considers itself for far more than just another stand-up of the century's most widely mocked novel। उसने अपने जो जोसेफ एंड्रयूज नॉवल है इसको इस तरह से कंसिडर किया कि उसको ये कहना था कि ये सेंचुरी का सबसे मोस्ट नॉवल है, यानी कि सबसे एक ऐसा नॉवल जो उस टाइम के इवेंट्स पे, उस तरह के उस टाइम पे जो उसने एक्सपीरियंस किया और उस सिचुएशन पे बेस करता है ये नॉवल। तो इस लिहाज से उसने कहा कि ये एक बहुत
उस लिहाज से ये जो है ना एक बहुत बड़ा उसका मास्टरपीस है, उसने ये कंसिडर किया था। रिचर्डसन वुड कंटिन्यू टू बी अ टारगेट ऑफ फील्डिंग फर्स्ट नॉवल। फील्डिंग का फर्स्ट नॉवल का जो कह लें कि एक इसके बाद अगर वो रिचर्डसन का उसको टारगेट करता तो लाइक जैसे उसने पैमला को टारगेट करके अपना ये नॉवल लिखा, फर्स्ट नॉवल। वो कहते हैं कि इसने जो है उस इसको फर्दर भी वो कंटिन्यू कर सकता था जब इसके पॉम्फलेट्स आए थे। बट द पैमेला फिनोमेना was just one example of what he saw as a culture of literary abuses in the mid 18th century। वो इस चीज को और भी कंटिन्यू कर सकता था इस टारगेट को, लेकिन उसने देखा कि इसके लिटरेरी वर्क में कल्चर के लिहाज से, लिटरेरी कल्चर के लिहाज से जो अब्यूजमेंट दिखाई गई है 18th सेंचुरी में, वो सिर्फ यही नॉवल था, उसके अलावा नहीं। द प्रीफेस टू जोसेफ एंड्रयूस, प्रीफेस होता है कि एक बुक का इंट्रोडक्शन जो हमें नजर आता है हर बुक के आपको जो है वो स्टार्ट में प्रीफेस दिया होता है कि इस बुक में क्या है। तो उस बारे में फील्डिंग ने खुद बात की हुई है। प्रीफेस पे भी मैं एक लेक्चर कोशिश करूंगी कि अपलोड करूं, ताकि उसमें आपको पता चल जाए कि जो है एक्चुअली उसके कमेंट्स, उसके पर्सनल कमेंट्स क्या हैं। तो वैसे वो इसी से बायोग्राफी और जो बैकग्राउंड ऑफ नॉवल है इसी से ही रिलेटेड वो है सारा है ना, उसमें भी यही सारी चीजें हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें फील्डिंग के अपने जो वर्ड्स हैं और जो उसके अपने कमेंट्स हैं, उसमें उसने खुद हर कैरेक्टर और कुछ कैरेक्टर्स और कुछ सिचुएशन इवेंट्स पे अपने कमेंट्स दिए हुए हैं। कुछ राइटर्स के भी रेफरेंसेस उसने ऐड किए हुए हैं इसमें। तो प्रीफेस की जो फाइल है, पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अदरवाइज अगर इस पे लेक्चर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगी कि वो भी अपलोड करूंगी। सो इन विच फील्डिंग एक्सप्लेन्स इन डिटेल हिज इनॉग्रेशन ऑफ अ हाइब्रिड जॉनरा, यानी कि उसमें जो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो उसने डिस्कशन की हुई है अपने इस नॉवल से पहले, वो सारी हाइब्रिड जॉनरा कहते हैं एक ऐसा जॉनरा जिसमें यानी कि एक कॉम्बिनेशन हो जिसमें डिफरेंट जॉनर्स के, ठीक है, जिसमें टू और मोर जॉनर्स जो है ना वो इंक्लूड हो, ठीक है, इसको हाइब्रिड जॉनरा कहते हैं। तो इसने अपने ये नॉवल में डिफरेंट जॉनरा यानी कि डिफरेंट स्टाइल्स को ऐड किया हुआ है। और इनॉग्रेशन का मीनिंग होता है एक फॉर्मल या एक किसी सेरेमनी का स्टार्ट लेना, ठीक है, किसी चीज का स्टार्ट लेना। तो उसमें इस फील्डिंग्स ने अपना जो प्रीफेस है उसमें एक नॉवल के स्टार्ट, उसका स्टार्ट कैसे लिया, उसमें कौन कौन से जॉनरा को उसने डिस्कस किया है, किसको हाईलाइट किया है, इसने खुद उसमें एक्सप्लेन किया है। द कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बायोग्राफी में भी, और उससे प्रीवियस टू समरी और कैरेक्टर्स लिस्ट हमने डिस्कस की थी, उसमें भी मैं ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये भी एक जॉनरा है। मेक्स ऑब्वियस हिज डिजायर टू ब्लेंड हाई एंड लो एंड इज अ मेजर ऑफ हाउ सीरियसली ही होप, यानी कि उसकी जो ये इन चीज़ों को ये जो जॉनरा थे इसमें ऐड करके इसने क्या किया कि ही मेक ऑब्वियस हिज डिजायर टू ब्लेंड हाई एंड लो। उसने अपने जितने भी लो और हाई कह लें कि कैरेक्टर्स को, उनकी वैल्यूज को, चाहे सोशल हो या मॉडर्न हो, उनको अपनी डिजायर के अकॉर्डिंगली ब्लेंड किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड किया हुआ है और इन जॉनर्स के थ्रू ब्लेंड किया हुआ है, ठीक है। एंड इज अ मेजर ऑफ हाउ सीरियसली ही होप दैट हिज वर्क वुड बी टेकन, और इस वजह से उसने ये अपने काम के थ्रू उसने ये मेजर किया, ये एजम्पशन थी उसकी कि उसको लगता था, उसे उम्मीद थी कि इसका ये जो काम है, ये जो नॉवल है, ये बहुत एक एज अ मास्टरपीस जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एक दिन। Building earlier literary output had been relatively sloppy from 1728 to 1737। उसका जो अर्ली लिटरेरी वर्क है उसकी आउटपुट क्या थी कि वो रिलेटिवली स्लॉपी, यानी कि बहुत ही उसने ना एक रिदम नहीं रखा था उसमें। रिलेटिवली स्लॉपी, स्लॉपी एक ऐसी चीज को कहते हैं जो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज हो, जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो, केयरलेसली जिसको
जो है ना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज ना हो, ठीक है। तो वो जो उसका काम था स्टार्ट में, जो अर्ली लिटरेरी वर्क था, उसकी आउटपुट क्या थी कि वो ऑर्गेनाइज नहीं था। तो उस टाइम पे उसको इस तरह से कोई भी शोहरत नहीं मिली थी, कोई इसका काम उस टाइम पे फेमस नहीं हुआ था। तो ये पहला काम उसका तब फेमस हुआ जिसने पहला नॉवल अपना जो है पब्लिश करवाया था। He had been a writer of comedies for the London stage. लंदन, जैसे वो एज अ थिएटर में एज अ मैनेजर उसने काम किया, तब वो लिखता था, ठीक है। तो उसने कॉमेडीज पे लिखा बहुत ज्यादा। तो लंदन का जो स्टेज था, लंदन का जो थिएटर था, उसमें एक कॉमेडी राइटर के तौर पे उसने बहुत ज्यादा लिखा था, ठीक है। इन विच ऑफ कैपेसिटी ही हैड thought in the words of the earlier dramatist Johnny Van Brugge. कह लें कि एक जो कैपेसिटी उसके काम की दिखाई जाती है, सॉर्ट होता है कि काम की जो किसी चीज़ में के लिए सर्च करना, किसी चीज़ के लिए इंतजार करना, ठीक है। इन विच कैपेसिटी ही हैड सॉट इन द वर्ड्स ऑफ द अर्लियर ड्रामाटिस्ट, जो अर्लियर ड्रामाटिस्ट था एक, उसने इसके बारे में कमेंट किया, और उसके कमेंट के थ्रू इसने जो है ना ये अपनी जो लेवल था, अपना राइटिंग लेवल था, और जो अपनी राइटिंग कैपेसिटी थी, वो इसे इसके थ्रू नजर आई, इसके अल्फाज के थ्रू। उसने क्या कहा था कि टू शो पीपल व्हाट दे शुड डू, जो लोगों को वो दिखाओ जो उन्हें करना चाहिए, ठीक है। बाय रिप्रेजेंटिंग देम, उनको ये दिखाते हुए, उनके सामने ये प्रेजेंट करते हुए ऑन द स्टेज, स्टेज पे डूइंग व्हाट दे शुड नॉट, उनको स्टेज पे ये दिखाते हुए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये उनको दिखाना चाहिए, दिखाना जरूरी है। तो ये बेसिक, उसको कहना था कि ये एक राइटर का जो बेसिक एम है थिएटर में, स्टेज पे जब वो स्टेज के लिए लिख रहा है, तो उसका बेसिक एम ये होना चाहिए। जोसेफ एंड्रयूज इज अ प्रोडक्ट नॉट ओनली ऑफ इट्स ऑथर्स करियर, एक ऐसा प्रोडक्ट था ये नॉवल जो कि न सिर्फ अपने जो राइटर है उसके लिए, उसके करियर के लिए ही एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि एंड एजुकेशन, ये उसकी एजुकेशन के लिए नहीं था, बल्कि बट इज आल्सो ऑफ इट एज इन जनरल, उसकी एज यानी कि उसके टाइम पीरियड के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा ये फेमस नॉवल था, एक मास्टरपीस जो है ना बन गया था। हर लेवल पे इसको पसंद किया जाने लगा था, डिस्कस किया जाने लगा था, विच इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ रीजन और द एनलाइटमेंट एज, जिसको एज ऑफ रीजन रीजन जो है ना उसकी वजह से उस टाइम के, जिस टाइम पे ये पैदा हुआ था, ऑब्वियसली जिसने ये नॉवेल्स लिखे थे उस टाइम पे, हेनरी फील्डिंग ने, उस एज को एज ऑफ रीजन या एनलाइटमेंट एज भी कहा जाता है। एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि जो किसी चीज की क्या नॉलेज जो है, यानी कि एज ऑफ नॉलेज या एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से उसको नाम देंगे। इट वॉज अ टाइम ऑफ मेजर पॉलिटिकल एंड डॉक्ट्रिनल promises compromises। ये जो टाइम था इसमें पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, और पॉलिटिकल इश्यूज पे बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा था। डॉक्ट्रिनल कॉम्प्रोमाइजेस, डॉक्ट्रिनल कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, डॉक्ट्रिनल एक्चुअली कहते हैं थियोलॉजिकल जो थॉट्स होते हैं, यानी कि आपका जो नज़रिया है, आपका जो अकीदा है, ठीक है, वो चाहे वो सियासी तौर पे हो, मजहबी तौर पे हो, या मॉरली या समाजी तौर पे हो, यानी कि सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल और रिलीजन, ठीक है, इसमें सारे ये कॉम्प्रोमाइजेस आ जाते हैं। एंड इट्स रिलीजियस टेम्पर वाज ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉन रिजिड, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूडिंग रिलीजन, रिलीजियस टेम्पर, रिलीजियस टेम्पर कहते हैं एक कहने की किसी के पर्सनालिटी को, लाइक उसके करेक्टर को, कोई कितना जज्बाती है, कितना उसके करेक्टर में जज्बातीपन है, इस लिहाज से। तो रिलीजियस जो टेम्पर है, रिलीजियस टेम्पर यानी कि रिलीजन को लेके लोगों के जो हिपोक्रेसी थी, जो उनकी सोच थी, और जो मॉरल और सोशल उनकी वैल्यू थी, ये सारी चीजें जो है ना मिलके इनका इनका जो है ना इसने म्यूचुअली
डिस्कस किया है अपने नॉवल में, क्योंकि ये उस टाइम पे सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो रिलीजियस टेम्पर, ये जो सारे इनके बारे में तब भी डिस्कस किया जाता था और नॉवल के अंदर भी किया गया। तो दैट वाज एक्चुअली अ ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉन रिजिड। ऑप्टिमिस्ट होता है होपफुल होना किसी चीज के बारे में, आपको जो है उम्मीद होती है। नॉन रिजिड होता है जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें चेंजिंग की जा सकती हो। तो इसमें ये सारी जो चीजें हैं स्पेशली रिलीजन में और डॉक्टर में, इन पे ये कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि कहीं जगह पे क्रिश्चियनिटी में वो कुछ लोग हिपोक्रेसी को शो कर रहे थे। लाइक वो जैसे नॉवल में दिखाया गया है, बर्नमास और जो पब्लिशर है, बाय द अपेरेंट्स अपेरेंटली वो नजर नहीं आते थे कि इस साथ उनका क्रिश्चियन में कोई ये इंटरेस्ट है क्रिश्चियनिटी में। लेकिन अगर वो कोई सरमन पब्लिश करना चाह रहा था एडम अपने, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक क्लेरिजमैन था, किसान था। तो ये जो टेम्पर हैं, ये जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे, और लाइक उनमें चेंजिंग की जा रही थी साथ साथ, अपने लिहाज से हर कोई किए जा रहा था। सो दस फील्डिंग शेयर विद हिज पार्सन एडम्स अ कॉन्फिडेंस। अपना ये जो कैरेक्टर है पार्सन एडम्स, इसके थ्रू उसने एक कॉन्फिडेंस शो किया which borders on the rationalistic in the ethical value of reason, and especially that of the pre-Christian Greek philosophers. उसने जो है एक इसको एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर के तौर पे हमारे सामने इसको शेयर किया, ठीक है। और इसकी रैशनलिस्टिक जो वैल्यूज हैं उसको हमें दिखाया। रैशनलिस्टिक होते हैं किसी की विजडम को, अक्लमंदी को शो करना। इन द एथिकल वैल्यू ऑफ रीजन, ठीक है, स्पेशली दैट ऑफ द प्री क्रिश्चियन ग्रीक फिलोसफर्स। जो प्री क्रिश्चियन ग्रीक फिलोसफर थे, यानी कि क्रिश्चियनिटी से पहले, क्रिश्चियन से पहले जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनके जो है ना स्पेशली उनके लिए एक एथिकली रेशनलिस्टिक एक करेक्टर था, ठीक है। उस यानी कि इस इन चीजों को उसने माइंड में रखते हुए इस करेक्टर को बनाया, इस करेक्टर को लिखा। उसकी वजह उसकी एथिकल वैल्यूज थी, और उसके पीछे क्रिश्चियन जो प्री क्रिश्चियन ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनको उनके बारे में जो है ना वो उसके बाद का जो, यानी कि उनको भी पॉइंट आउट किया बीच में, और इसकी जो रैशनलिस्टिक वैल्यूज शो की उन पे। As becomes apparent from the first few chapters of the novel, in which Richardson is parodied mercilessly. चैप्टर जो फ्यू चैप्टर्स हैं स्टार्ट के नॉवल में, उनमें रिचर्डसन को एक कह लें कि बेरहमी से इसको टारगेट किया गया। द रियल जेम ऑफ जोसेफ एंड्रयूस इज फील्डिंग्स ऑब्जेक्शन ऑफ टू द मॉरल एंड टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ द पॉपुलर लिटरेचर ऑफ हिज डे। अपने टाइम का जो लिटरेचर है, पॉपुलर लिटरेचर, उसमें जो टेक्निकल और मॉरल लिमिटेशंस थी, उन पे उसने ऑब्जेक्शन की थी, ठीक है। किसके थ्रू की थी? जोसेफ एंड्रयूस के थ्रू की थी, ठीक है। तो जोसेफ एंड्रयूस कहते हैं कि एक ऐसा जर्म है जिसके थ्रू उसने ये ऑब्जेक्शन शो की। Alright. But while Pamela started and finished as a sustained supervision of our rival work, um, Pamela, while Pamela started and finished, जब ये शुरू हुआ नॉवल, और फिर जब इसको इसके बारे में पहले लोगों ने इसको पसंद किया, और फिर जब इसका थोड़ा सा लेवल लो हुआ, इसके जो फेमस हुआ था, उसका जो है ना उस लेवल पे इसको थोड़ा कम, फिर बाय द टाइम इसको कम पढ़ा जाने लगा। एज अ सस्टेन सुपरविजन, सबवर्जन, सस्टेन होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, ठीक है, या और सब वर्जन होता है किसी चीज की बर्बादी। तो एक ऐसा काम जिसकी जो है ना स्टार्ट से लेके एंड तक, शुरू में उसको थोड़ी सी फेम मिली थी, लेकिन बाद में ये काम थोड़ा सा लोअर लेवल पे चला गया था। इन जोसेफ एंड्रयूस फील्डिंग In Joseph Andrews, Fielding merely uses the perceived deprivation of popular literature as a springboard to conceive fully his own philosophy of prose fiction. उसने जोसेफ एंड्रयूस में ये जो नॉवल है, डिप्रिवेशन क्या होता है? किसी चीज को डिप्राइव करना, किसी चीज को लाइक इसमें आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है, किसी चीज से महरूमी शो करना, ठीक है। तो
लिटरेचर में इसमें उसका ये कहना था कि पॉपुलर लिटरेचर में इन चीज़ों की महरूमी है, इन चीज़ों से महरूम है, जो इसने अपने इस नावल में ऐड की। इस नावल में ऐड करके इसने ये शो किया कि ये पॉपुलर लिटरेचर में इस चीज़ की कमी है। तो ये फुली उसकी अपनी फिलोसफी थी, जिसको प्रोज फिक्शन के थ्रू उसने पेश किया और लिखा। द सब्जेक्ट ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, सब्जेक्ट जो पर्पस था, ठीक है, as full of as of all of Fielding's novels in human nature, which he considered imperfect but perfectible. uh, उसने कहा कि ह्यूमन नेचर में जो जोसेफ एंड्रयूज जैसा, उसने कोई इसके पीछे इस पर्पस, इस नॉवल के पीछे जो उसका पर्पस था, उसने यहाँ से ये जो इसने लिखा है उसमें ह्यूमन नेचर को उसने बहुत ज्यादा बताया है, जो कि उसका मानना ये है कि विच ही कंसिडर्ड इम्परफेक्ट। वो कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है ना, वो एक इम्परफेक्ट है, यानी वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, बट परफेक्टिबल, उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो। यानी कि आप अगर अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो इट मीन्स यू आर कैपेबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। जब आप खुद को बदलना चाहें तो ही आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट होते हैं जो ह्यूमन नेचर, वो इम्परफेक्ट है, बिल्कुल भी हर इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन कोई अगर अपने कैरेक्टर में बुरा है या नेगेटिव है, तो वो अपने आप को परफेक्ट उस तरह से पॉजिटिवली सोच के, या अपने आप को, अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकता है, अपने आप को परफेक्ट बना सकता है, अपने आप को इस जो है ना काबिल बना सकता है कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो। परफेक्ट ना हो, लेकिन एक अच्छा इंसान की तरह से जो है ना वो बन सकता है। तो उसका ये मानना था। The mod is comical and satirical, and the moral intention is to puncture their disguises, whereby people protect themselves from moral criticism or from self-knowledge. उसका बेसिक पर्पस जो था, कॉमिकल और सटायरिकल, जो उसने जंस किया है और जो उसने कॉमिकल एस्पेक्ट शूट की है अपनी नॉवल में, उन सबकी उसकी अटेंशन क्या थी कि वो मॉरल और इन सारी जो कॉमिकल, ये जो सटायरिकल जिस पे इसने एकदम तंज किया, इन सारी चीजों को पंक्चर करना था। द डिस्गाइज यानी वो चीजें जिसके बारे में डिस्गाइज होता है किसी चीज को, कोई चीज इमोरल हो, ठीक है। तो इन चीजों को उसने क्रिटिसाइज किया, और उसकी इंटेंशन थी इन सर को पंक्चर करना, इन सब को पॉइंट आउट करना, जिससे लोग अपने मॉरल क्रिटिसिज्म या अपनी जो है ईगो या उनके सेल्फ नॉलेज की बेस पे इनको, अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट रखते थे कि हम जो हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज पे कोई हम पे उंगली ना उठाए, या सोशली हम पे कोई जो है ऐसा ना करे। तो वो अपने आप को लोग जो है ना इस चीज़ से बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, जिसको इसने हाईलाइट कर दिया अपने नॉवल में। एज द केस मे बी, the field of reference comprises Homer and Richardson. Homer and Richardson, Homer भी एक राइटर है, ठीक है। तो रेफरेंस में जो इसका जो फील्डिंग ने रेफरेंस लिया, वो इन दोनों के इन दोनों राइटर्स की वजह से अपना ये नॉवल में रेफरेंस किया है। द पुअरनेस ऑफ कंटेम्परेरी राइटर्स, कंटेम्परेरी का मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या होता है इसका मीनिंग। कंटेम्परेरी यानी कि करंट राइटर्स जो उस टाइम पे थे, उनकी कह लें कि डिसबिलिटीज जो हैं उनको, द करप्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेसी, जो उस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी थी, जो अपर क्लास थी, उनकी जो करप्शन है उसको, एंड ऑफिशियल्स एंड मैनी मॉरल एंड एथिकल वेरिटीज ऑफ इटर्नल रेलिवेंस। जितने भी उस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी थी, अपर क्लास लेवल की जो करप्शन थी, जो राइटर्स की करप्शन थी, उनकी जो डिसेबिलिटीज थी, और जो उनकी मॉरल वैल्यूज थी, उन सब को जो है ना उसने रिलेटिवली बहुत ही एक ब्रॉडली बताया हुआ है अपने इस नॉवल में, उन सबको क्रिटिसाइज किया हुआ है। एज मच एज पैमेला वाज द फर्स्ट बेस्ट सेलिंग नॉवल, जोसेफ एंड्रयूज इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ द मॉडर्न टाइप। जैसे पैमेला कहते हैं कि एक अपने टाइम का बेस्ट सेलिंग नॉवल बन गया था, लेकिन जब जोसेफ एंड्रयूज पब्लिश हुआ तो ये अपने टाइम का जो मॉडर्न नॉवल है इंग्लिश का, वो पहला मॉडर्न नॉवल के तौर पे ही सामने आया। comprehending traces of the theater and of पिकारस। पिकारस एक टर्म है, लिटरेरी टर्म है। इसमें ये सारे लाइक एक ऐसा स्टाइल है जिसमें फिक्शन और डिफरेंट लाइक एक एपिसोडिक नॉवल होता है, ठीक है,
जिसमें बहुत सारी स्टाइल्स को, स्टाइल ऑफ फिक्शन हो सकता है, ठीक है, उनको एडवेंचर्स के साथ, एडवेंचर्स के थ्रू पेश किया जाना, ठीक है, एपिसोड्स में, और एडवेंचर्स के साथ एक फिक्शन स्टाइल में एक नॉवल को पेश करना, ये होता है शिकार स्टाइल, ठीक है, ऑफ हाई कल्चर एंड ऑफ लो कल्चर, दोनों कल्चर्स के जो विकास हैं, उनकी जो एडवेंचर्स हैं, उनकी जो एपिसोडिक डीलिंग्स हैं, उसको उसने दिखाया है इन स्ट्रक्चर बोथ आर्किटेक्चरल एंड डिसेप्टिवली कैजुअल। उसने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इनको जो है ना वो आर्किटेक्चरल यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे तरीके से उसने जो है ना वो इसको बनाया है और पेश किया है अपने रीडर्स के लिए। और उस टाइम पे इस सोसाइटी को मॉरल और सोशल वैल्यूज को क्रिटिसिज्म करते हुए उसे जो है ना वो डिक्लेयर किया नॉवल। तो ये सारा था बैकग्राउंड जो था नॉवल का। इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं कि ये नॉवल क्यों लिखा गया, क्या था, रीजंस क्या थी। एक तो रिचर्डसन से का नॉवल था, इसकी रीजन, और दूसरा उस टाइम की सोसाइटी 17th सेंचुरी में, क्योंकि क्लास इश्यूज थे, मॉरल इश्यूज थे, और इस तरह के बहुत सारे जो है ना वो पॉलिटिकल रिलीजन क्रिटिसिज्म था। इन सारों को उसने ऐड करके इस पे थ्रू आउट द नॉवल शो किया हुआ है डिफरेंट कैरेक्टर्स में। सो दिस इज ऑल फॉर द फॉर दिस टॉपिक एंड फॉर दिस लेक्चर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो भी क्वेश्चंस हों हम बता दिया करें, साथ साथ शेयर किया करें, क्योंकि जब आप अपनी कंफ्यूजन शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर आप ज़्यादा सीखते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में कोशिश करें कि आपको जो है एक्सप्रेस करना है अपने कंफ्यूजन को, अपने थॉट्स को। अगर आपके माइंड में कोई इस तरह से नया आइडिया आता है तो वो भी शेयर किया करें। ओके, so this is all for this lecture and topic as well. So we'll see you in the next lecture inshallah. Till then, remember me in your prayers and keep doing your work very well. Till then, Allah Hafiz. Take care. See you, Manila.